आरजेडी के खाते में थी, जबकि एक सीट पर एनडीए आरजेडी के सामने अपनी जीत 3 सीटों को बचाने की चुनौती होगी, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि 4 सीट पर उपचुनाव में किसकी साख दांव पर है। तो बिहार की सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 4 सीट के उपचुनाव का प्रचार थम चुका है। अब बारी है जनता की, जो कल यानी कि 13 नवंबर को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए चुनौती बन गई है। आरजेडी के सामने अपनी 3 सीटों को बचाने की चुनौती है, तो एनडीए के सामने विकास के एजेंडे पर जीत की उम्मीद। इसी बीच जनसुराज मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटा हुआ है। दो 2025 के पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 4 सीटों के उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। अब सबको 13 नवंबर का इंतजार है, जब वोटिंग होगी और इन 4 सीटों के वोटर अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। लेकिन उसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। एनडीए उम्मीदवारों के लिए जहां सीएम नीतीश कुमार सहित सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रचार किया, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी पूरा जोर लगाया। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मैदान में कुल 38 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच ही है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। ये अलग बात है कि पार्टी बनने के बाद पहले ही जनसुराज को 4 में से 2 उम्मीदवार बदलने पड़े। वैसे समझने वाली बात यह है, इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थीं, जबकि मात्र एक गया की सीट ही एनडीए के पास थी, जहां से जीतन राम मांझी जीते थे। ऐसे में ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा तो नहीं, जबकि इंडिया के पास अपनी 3 सीट को बचाने की पूरी चुनौती है। दांव पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की साख भी है, जो अब तक दूसरे दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं। देखना होगा वोटर किसका मान रखते हैं और किसे भाव नहीं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो बिहार में किन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले जरा वो आपको हम बता दें। पहली सीट है तरारी की, जहां पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, ये वो 4 सीटें हैं जिस पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब तरारी सीट की अगर खास तौर पर बात करें, तो तरारी सीट पे मुकाबला किसके बीच है वो भी देख लीजिए। मुख्य मुकाबला इस तरारी सीट पर जो है वो सीपीआईएमएल राजू यादव और विशाल प्रशांत जो है बीजेपी कैंडिडेट, उनके बीच है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने इसी सीट तरारी सीट पर जनसुराज की तरफ से किरण सिंह को चुनावी टिकट देकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास जरूर किया है। अब तरारी के बाद चलिए आपको बेलागंज लिए चलते हैं। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी का मुकाबला आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह से है। विश्वनाथ कुमार सिंह आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, जो 2020 में यहां से चुनाव जीते हुए थे, जबकि मनोरमा देवी का भी इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को चुनावी मैदान में उतारकर इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का प्रयास किया है। अब चलिए रामगढ़ की बात कर लें। रामगढ़ बीजेपी की तरफ से रामगढ़ सीट से अशोक कुमार सिंह को चुनावी लड़ाई के लिए उतारा गया और उनके सामने चुनौती है आरजेडी के अजीत कुमार सिंह की। अशोक कुमार सिंह 2015 में बीजेपी के विधायक रहे हैं, तो अजीत कुमार सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। यहां पर पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। अब इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी का मुकाबला आरजेडी के रोशन कुमार मांझी से है
और सबकी निगाहें जो है इस सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 4 सीटों पर हो रहा उपचुनाव, और इन 4 सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो बिहार के राजनीतिक दलों की साख के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। 4 सीट यानी कि तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, यहां पर उपचुनाव कल होने वाले हैं। विधायकों के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई। 3 सीट पर आरजेडी के विधायक सांसद बन चुके हैं। तरारी, रामगढ़ और बेलागंज, यहां पर ये 3 सीटें जो आरजेडी के खाते में हैं। इमामगंज से हम के जीतन राम मांझी चुने गए, अब वो सांसद हो चुके हैं और इसके बाद ये सीट खाली हुई। तो अब उपचुनाव की बारी है। कल यहां पर जनता फैसला करती नजर आएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से आरजेडी जो है वो ज्यादा उत्साहित नजर आती है। सत्ता विरोधी लहर का दावा जो है वो किया जा रहा है। लालू और तेजस्वी के चेहरे के सहारे जीत का दावा इस बार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद खुद इस उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। एमवाई, बाप और ए टू जेड के साथ का दावा कर रही है आरजेडी। 2025 से पहले पार्टी में उत्साह भरने के प्रयास के तौर पर भी इसे एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और सत्ता विरोधी लहर का दावा तो आरजेडी की तरफ से बार बार किया ही जा रहा है। और तभी लालू प्रसाद भी हो या तेजस्वी यादव हो, खुद प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। अब एनडीए नीतीश के काम के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। उसका ये कहना है कि भाई नीतीश कुमार ने इतना काम किया है कि और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार में लोगों का विश्वास भी है और विकास का दावा भी है। लोकसभा चुनाव के अगर उसके देखा जाए मुकाबले तो 170 सीट पर एनडीए आगे था। एनडीए के एकजुट रहने से जीत का ये दावा और मजबूत होने का दावा भी दोहराया जा रहा है। और 2025 चुनाव से पहले तैयारी कितनी है, इस तैयारी को परखने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। उस मंच के तौर पर भी इसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सिर्फ आरजेडी या फिर एनडीए की बात नहीं होगी, यहां पर जन स्वराज की भी बात होगी। जन स्वराज की बिहार में सियासत के तौर पर एंट्री है। पहली बार दम दिखाने को लेकर जन स्वराज भी तैयार है और चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर। जीत या हार दोनों में पीके की बल्ले बल्ले होगी। जन समर्थन और वोट प्रतिशत का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है कि एक तरीके से देखने और समझने का मौका जन स्वराज अपने आप में देख रहा है। बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इस उपचुनाव से पहले एनडीए और इंडिया अलायंस में जुबानी जंग जरूर तेज होती जा रही है। उपचुनाव की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है। 3 सीटें आज राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथियों के पास है। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक सफाया कर देना है। हमें जनता का समर्थन है, हमें जनता पर विश्वास है और जनता जिस तरह से तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति तेजस्वी जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, उससे लोगों का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर और बढ़ा। तो भाजपा वाले और एनडीए वाले लगातार दिन में सपने देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी इनके लिए न पूर्व में वैकेंसी थी उन चारों सीटों पर, न आज वैकेंसी है उन चारों सीटों पर। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जख्मी होगा। भावार्थ सीधा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर जो सामाजिक सौहार्द कायम किया, माननीय प्रशांत किशोर जी का तो ये तो ऐसे राजनीति के खलनायक निकले कि चुनावी मैदान में थे और चुनावी मैदान में वायदा किया था कि अच्छा उम्मीदवार देंगे, तो उनका राजनीतिक जन्म पत्री आपराधिक देख लीजिए, कैसा कैसा उम्मीदवार दिए।